नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैथोलॉजी फर्स्ट का यूनिट नंबर 1 इन वन शॉट में। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। इसको बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, और कोई भी देखना चाहे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में आपकी इसकी एग्ज़ाम होनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। बेसिक से चलेंगे, पूरा पूरा सिलेबस वन शॉट में कवर कर लेंगे। देखिए, ये आता है आपके पास सिलेबस। तो जैसे सिलेबस आता है, सिलेबस में आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट आ गया आपके इंपॉर्टेंस, मतलब पैथोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह आ गई। फिर सेल इंजरी आ गई। सेल इंजरी में नेक्रोसिस, गैंग्रीन वगैरह आ गया। इसके बाद में आता है सेल अडेप्टेशन। सेल अडेप्टेशन में एट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एपोप्टोसिस हो गया। ठीक है, इधर से इन्फ्लामेशन हो गया, वुंड हीलिंग हो गई। नियोप्लेजिया में नोमेनक्लेचर, नॉर्मल एंड कैंसर सेल, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। ठीक है, इधर से आपके पास आ जाएगा मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, रूट ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, उस पर उस सभी के दोनों के एग्जांपल, जो भी रूट है उनके एग्जांपल हो गए। इसके बाद में शोक आता है। ठीक है, शोक आ गया, थ्रोम्बोसिस आ गया, एम्बोलिज्म आ गया। ओके, देन एक्सीड्यूट एंड ट्रांसड्यूट एडिमा वगैरह। तो देखिए, पहले आपको बता देते हैं कि स्टार्ट करने से पहले हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, उनके अलावा जो आपने पढ़ लिए। ठीक है, जैसे इन्फ्लामेशन आपने पढ़ लिया, एमएसएन में पढ़ रखा है ना आपने। ठीक है, एमएसएन फर्स्ट में पढ़ रखा है, इन्फ्लामेशन पढ़ लिया, वुंड हीलिंग पढ़ रखा है, इधर से एडिमा पढ़ रखा है आपने, शोक भी पढ़ रखा है। ठीक है, इनके अलावा हम पूरा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है, पूरा का मतलब कि पूरा, इनके अलावा हम पूरा जो भी बच रहा है, इतना सारा ये ठीक है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, देखेंगे। इजी लैंग्वेज में देखेंगे, विद नोट्स देखेंगे। इनको पढ़ने के बाद में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ें। ओके, तो आप खुद ही देख लेना, अभी समझ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि पैथोलॉजी नई सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। ओके, डेफिनेशन पे आते हैं पैथोलॉजी की। व्हाट इज़ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी होती क्या है भैया? पैथोलॉजी क्या होती है? अब हमने क्या किया, पैथोलॉजी वर्ड है, आप सबको पता है पैथोलॉजी वर्ड है, हम इसको दो टाइप में कट कर देंगे, पैथो प्लस लोगस। ठीक है, पैथो लोगस में ये टूट जाएगा। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, और पैथो का मतलब होता है डिजीज़। ओके, इतना आप सबको पता है, सब बायोलॉजी से आए हो। तो पैथो का मतलब होता है, पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज़, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि हमें डिजीज़ की स्टडी करनी है। अब केवल डिजीज़ में क्या क्या आनी है, डिजीज़ में आनी है डिजीज़ क्यों हुई है, कॉज क्या है, डिजीज़ होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उस जो चेंजेस आ रहे हैं उनका बॉडी पर क्या इफेक्ट रहता है, जो डिजीज़ है उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट रहता है, इन सभी को हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्टडी, मेडिसिन की एक ब्रांच होती है जिसमें स्टडी करते हैं डिजीज़ के बारे में, उसके कॉज के बारे में, उसके चेंजेस के बारे में, और उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है इसके बारे में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लो, 2 नंबर में पूछ सके तो लिख लेना। अब जैसे इस चैप्टर में तो आपके इस यूनिट में तो वो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे, जैसे कि कोई भी डिजीज़ आई उसमें क्या देखेंगे कि पैथोजेनेसिस ही। ठीक है, क्या देखेंगे? पैथोजेनेसिस देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, या और क्या देखेंगे? और देखेंगे पर उसके फीचर्स। भाई कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ हुई है तो इसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स का मतलब है कि देखने को क्या क्या मिल रहा है। अब फीचर्स में भी आता है दो टाइप के, एक तो आता है ग्रोस, एक आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट तो हम क्या देखते हैं, ग्रोस पैथोलॉजी, और सेकंड देखते हैं माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। ठीक है, बाकी पूरा पोर्शन एमएसएन में जो पढ़ा था वैसा ही वैसा ही है। जैसे मान लीजिए आ गया टीबी, ठीक है, टीबी के पैथोलॉजी में टॉपिक आ गया टीबी का, तो टीबी में आप पूरा टॉपिक आप वो एमएसएन में जो पढ़ा हमने वो लिख दो, और कुछ ऐड कर दो आप क्या फीचर्स क्या आपको देखने को मिल रहा है, चेंजेस इन पैथोलॉजी। जैसे कि टीबी में ग्रोस माइक्रोबायोलॉजी, ग्रोस पैथोलॉजी में हम क्या देखेंगे, जो कि हमें बिना माइक्रोस्कोप के देखने को मिल रहा है। जो भी चेंजेस है जो बिना माइक्रोस्कोप के देखने को मिल रहा है वो हम लिख देंगे ग्रोस में। ठीक है, और माइक्रोस्कोप से हम जो देखेंगे वो लिख देंगे माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी में। हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में, देखेंगे आगे। ठीक है, ये ऐसे पढ़ना रहता है। अब बात करते हैं अपन सेल्यूलर अडेप्टेशन के बारे में। जैसे आपका टॉपिक है सेल्यूलर अडेप्टेशन, बाद में है, पहले क्या है सेल इंजरी है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो देखिए, पहले ये देख लेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे ये वाला।
और बाद में देखेंगे फिर सेल इंजरी। क्यों? क्योंकि हम चलेंगे नॉर्मल टू एबनॉर्मल। कैसे चलेंगे हम? नॉर्मल टू एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या क्या अभी देखेंगे सेलुलर अडेप्टेशन में। नॉर्मल मतलब सेल नॉर्मल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नियोप्लेजिया हो जाएगा। नियोप्लेजिया एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि कैंसर की कंडीशन है। देखिए सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है, नाम से पता चला है। सेलुलर मतलब कि सेल हो गया, अडेप्टेशन मतलब कि अडेप्ट कर रही है, खुद को बदल रही है, खुद में चेंज कर रही है, ये होता है सेलुलर अडेप्टेशन। तो द सेलुलर अडेप्टेशन इज रिवर्सिबल। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि मान लीजिए ये सेल है, कुछ चेंजेस हुआ इसमें और ये इतनी बड़ी हो गई, फ्लूइड भर गया, कोई भी आ गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, कुछ भी हो गया, फिर बाद में वापस से इस तरीके वापस छोटी हो जाएगी, अपनी साइज में आ सकती है। तो ये रिवर्सिबल होती है, वापस खुद चेंज हो सकती है, पहले जैसी हो सकती है। तो सेलुलर अडेप्टेशन इज अ रिवर्सिबल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स टू सेल टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है ये सब चेंजेस? तो सेल के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज, सेल जैसे बाहर कोई इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुआ, तो उस इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में, उस एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में सेल अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है ताकि उस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके। ओके, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। जैसे मान लीजिए हम भी सर्दियों में क्या करते हैं, हमारे चेंजेस लेके आते हैं, हम कोट पहन लेते हैं, ठीक है, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, तो ये हमने चेंज किया है। और वापस से क्या हुआ, जब गर्मी आती है तो हम उन सबको खोल देते हैं, मतलब हटा देते हैं, ठीक है, गर्म कपड़ों को रख देते हैं। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ये भी। तो इससे क्या करती है सेल भी, जब कोई इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी आती है तो खुद के अंदर कुछ चेंजेस कर लेती है। और वो चेंजेस फंक्शनल भी हो सकता है और स्ट्रक्चर भी चेंजेस हो सकता है, किसके रिस्पॉन्स में? इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में। और वो रिवर्सिबल होती है, वापस से चेंज भी हो सकती है वो। ये होता है सेलुलर अडेप्टेशन। देखिए जब इन्वायरमेंट है, जैसे हमने सर्दी की बात करी है, तो अगर वो क्या हुआ, व्हेन इन्वायरमेंट इज ए माइल्ड एंड टेम्पररी, माइल्ड हो और टेम्पररी हो, तो सेल अडेप्ट कर लेगी और सर्वाइव कर सकती है। जब मान लीजिए हम भी देख लो कि अगर ठंड क्या है, कम लग रही है, तो हम उसको अडेप्ट कर लेंगे, मतलब कि हम कुछ गर्म कपड़ा वगैरह ओढ़ लेंगे, ढक लेंगे खुद को, और हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ठंड बहुत तेज़ आ गई, क्या हुई, ठंड बहुत तेज़ आ गई, -50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो हम उसको -50 मान लो या -100 मान लो, ठीक है, कितना ही मान लो, -100 डिग्री सेल्सियस मान लो टेम्परेचर हो गया, तो हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और हम मर भी सकते हैं, ठीक है, हम डेथ भी हो सकती है। तो वही बात है, इफ़ इन्वायरमेंट कंटिन्यूस और सीवियर, ज़्यादा सीवियर हो, तो इट मे बी लीड टू सेल इंजरी और डेथ, ठीक है, सेल की इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपन एक एक के बारे में। फर्स्ट आता है आपके पास सेलुलर अडेप्टेशन में टाइप्स। सेलुलर अडेप्टेशन के टाइप में आता है, फर्स्ट आता है एट्रोपी। क्या आता है? एट्रोपी। अब देखो एट्रोपी क्या होता है, एट्रोपी में सेल की साइज, जैसे हमने एमएसएन फर्स्ट में पढ़ा था कि हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी पढ़ा था ना। हाइपरट्रोफी में क्या होता है, सेल की साइज बढ़ती है, नंबर नहीं बढ़ते, और हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ते हैं। तो एट्रोपी में क्या होता है, एट्रोपी में ना तो सेल की साइज बढ़ती है, ना ही सेल के नंबर बढ़ते हैं, कुछ नहीं बढ़ता। सेल साइज एंड नंबर, सॉरी, डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। नंबर भी कम होंगे और साइज भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्यों होगी? कॉज क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट आ गया आपके पास इमोबिलाइजेशन, सेकेंड इज लॉस ऑफ नर्व सप्लाई ना हो उस जगह पर, और थर्ड वन इज लैक ऑफ ब्लड, जिसे बोलते हैं स्टेमिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेमिया बोलते हैं। अब देखो ऐसा एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है जिसमें कि एट्रोपी हो, तो सर वो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, किसी के फ्रैक्चर हो गया हो तो उसके अपन प्लास्टर कर देते हैं, कास्ट कर देते हैं, स्प्लिंट कर देते हैं, उसमें हमें इमोबाइलाइजेशन देखने को मिलता है, उसमें ये सेल नंबर है वगैरह सब कम हो जाती है। बिल्कुल सही। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल लिख लो, मसल वास्टिंग इन इमोबाइलाइजेशंस, ठीक है। आ गया एट्रोपी में क्या होता है, साइज और नंबर डिक्रीज होते हैं। फिर आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया पढ़ रखा है आपने, सेल नंबर इंक्रीज, नो चेंज इन सेल साइज, सेल साइज में कोई चेंजेस नहीं होता, केवल सेल के नंबर बढ़ते हैं, सेल ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए ये सेल है तो सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। ओके, टाइप्स या एग्जाम्पल हम दोनों एक साथ देख लेते हैं।
फिजियोलॉजिकल टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल तरीके से हो, तो ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर ब्रेस्ट है उसमें सेल नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, क्या बढ़ते हैं, सेल नंबर बढ़ते हैं, ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होती है उनके नंबर बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर साइज़ बढ़ती है, तो साइज़ नहीं, ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, उसके कारण है उसकी साइज़ बढ़ती है, ठीक है। डाउट आया हो आपके में। एक हो गया पैथोलॉजिकल में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है ये कैंसर, इससे कैंसर हो सकता है, तो लिख दीजिए कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लीड्स कैंसर, ओके। फिर आता है अपने पास हाइपरट्रोपी, हाइपरट्रोपी में सेल की साइज बढ़ती है, नंबर नहीं बढ़ते, नई सेल नहीं आती, नो सेल, नो न्यू सेल, नंबर वही रहते हैं, साइज बढ़ती है। टाइप्स की बात कर लेते हैं कैसे, तो फिजियोलॉजिकल टाइप में आ गया वेट लिफ्टिंग, जिम जाते हो गए, जिम जाते हो तो बॉडी वगैरह बन रही होगी आपके, मसल्स वगैरह, ट्राइसेप बाइसेप्स, तो वो सभी किसमें, हाइपरट्रोपी में आते हैं। और पैथोलॉजिकली हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट एनलार्ज हो जाता है। अब ये किस में देखने को मिलता है, जिसमें कि सेल डिवाइडेड नहीं होती, सेल कांट डिवाइडेड, ठीक है। अब हार्ट की सेल कैसे डिवाइड होगी, हार्ट की सेल डिवाइड नहीं होती, तो वो उसकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये कंडीशन कब तक देखने को मिलती है, तो ये मिलती है सर हाइपरटेंशन के अंदर, ओके, हार्ट एनलार्ज हो जाता है। मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया में क्या होता है, तो मेटाप्लेजियम क्या होता है कि वन सेल टाइप्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टू प्रोटेक्ट देम, ओके, प्रोटेक्टिव बट कैन लीड कैंसर इफ स्टिमुलेट कंटिन्यूअसली। एग्जांपल हो गया स्मोकिंग, स्मोकिंग में सीलेटेड कोलमिनार सेल्स चेंज स्क्वेमस सेल्स इन लंग्स। आपको समझ में नहीं आया ना, अब समझो होता क्या है, देखो हमने देखा कि पहले हमारे पास ये सेल थी, ठीक है, सीलिएटेड सेल, इसको मैं सीलिएटेड सेल थी, सॉरी कोलुमिनार सेल थी, इसको क्या किया, चेंज कर दिया, ऐसे नॉर्मल सेल बना रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं बना रहा, मान लीजिए स्क्वेमस सेल हो गई और ये होगी कोलुमिनार सेल, एपिथेलियल पड़ा होगा ना, एपिथेलियल टिश्यूज में, तो इस सेल को इसने रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह इसकी जगह ये सेल आ गई यहाँ पे, ठीक है, और बाद में ये सेल वापस हट गई, वापस नॉर्मल हो गई। क्यों हुआ ऐसा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों किया प्रोटेक्ट, तो क्यों किया, जैसे कि ये स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो कोलुमिनार सेल है, सीलेटेड कोलुमिनार सेल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको मैं सेल आ गई है लंग्स के अंदर, ठीक है। मतलब कि कुल मिला बात यह है कि एक टाइप की सेल है वो दूसरी टाइप की सेल में रिप्लेस्ड हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और अगर ये प्रोटेक्टिव बट कैन लीड कैंसर इफ स्टिमुलेट कंटिन्यू, अगर हम कंटिन्यूसली वो ऐसी कंडीशन उसको दे, ऐसा इन्वायरमेंट उसको दे, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, स्मोकिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट दे स्मोकिंग का, तो वो कैंसर भी लीड कर सकती है, ठीक है ना। आगे आता है डिस्प्लेजिया, क्या आता है, डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया क्या है, जैसे कि नॉर्मल सेल क्या है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, लेकिन डिस्प्लेजिया में क्या होगा, जो ये नॉर्मल सेल है ये, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल में तो आपको सभी की साइज और नंबर वगैरह सब देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल है डिस्प्लेजिया की, उसमें नंबर भी कम हो गए, किसी में साइज़ बढ़ गई, किसी में छोटी हो गई साइज़, ठीक है, किसी में कौन सी साइज़ हो गई, तो ये एक तरीके से इरेगुलर हो गए, इसके कोई साइज़ कोई शेप वगैरह कुछ नहीं है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, सेल साइज एंड शेप इज एबनॉर्मल, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट, और कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, देखो कैसे है, कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, इधर से उधर, तो सेल है उनका कोई इम्प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रहता। कैंसर इज वेरी हाई, इसमें कैंसर बहुत ज़्यादा रिस्क है कैंसर के, डिस्प्लेजिया में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया प्री कैंसर सेल, जब कैंसर होता है उसके पहले सेल जैसी दिखती है, वो डिस्प्लेजिया की कंडीशन आती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कार्सिनोमा इन सिटू, उसमें देखेंगे कि एक नॉर्मल सेल कैसे कैंसर सेल में चेंज होती है, उसका एक पूरा पैथोफिजियोलॉजी तरीके से हम देखेंगे। प्री कैंसर सेल्स चेंज इन सर्विक्स एंड ओरल म्यूकोसा, ओके, इसके एग्जाम्पल हो गया। अब बात करें थे अपन किसकी, नियोप्लेसिया या नियोप्लाज्म की, क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिस्प्लेजिया हुआ और इसके आगे की कंडीशन है डिस्प्लेजिया, है डिस्प्लेजिया की आगे की कंडीशन आती है नियोप्लेजिया या कैंसर, ठीक है, इसके बाद में डायरेक्ट कैंसर होता है, इसलिए हम डायरेक्ट डिस्प्लेजिया के बाद में नियोप्लाज्म पढ़ रहे हैं। नियोप्लेजिया इट इज़ न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसमें क्या होता है, न्यू सेल बनती है, एबनॉर्मल होता है, इट इज़ अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड एंड इट कंटिन्यूसली इवन इफ द ओरिजिनल कॉज इज रिमूव। मान लीजिए, हाँ अभी हमने देखा था, क्या देखा अब यहाँ पे,
हम कोई पेशेंट है उसको रेगुलर क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, देखा था ना अभी इसमें मेटाप्लेजिया में, कि हम रेगुलरली क्या है उसको स्मोकिंग दे रहे हैं, स्मोकिंग कर रहा है वो पेशेंट, स्टिमुलेट कंटिन्यूसली स्टिमुलेट है वो कंडीशन, तो हमने देखा कैंसर भी हो सकता है। अब उसको कैंसर हो गया, अब कैंसर होने के बाद में अगर हम स्मोकिंग बंद कर दे, स्मोकिंग बंद कर दे तो भी उसको कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेज है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रखा है कि इफ़ इट इज़ अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड एंड कंटिन्यूसली इवन ओरिजिनल कॉज इज रिमूव्ड, हमने स्मोकिंग बंद कर दी है फिर भी वो होगा। ठीक है, क्योंकि उसके कैंसर हो चुका है, अब वो रुकेगा नहीं। द रिजल्ट ऑफ नियोप्लेजिया इज नियोप्लाज्म, और नियोप्लाज्म है इसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूमर। नियोप्लाज्म को बोलते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर भी क्या है, दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, या बिनाइन नियोप्लाज्मा या फिर मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मा। अब बिनाइन क्या होता है और मेलिग्नेंट क्या होता है, पढ़ रखा होगा आपने थोड़ा बहुत। तो बिनाइन में क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस होता है, जबकि मेलिग्नेंट क्या है, कैंसरस होता है। ओके, डिफरेंस आता है 2 नंबर में, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बड़े, जिसमें से आपको कुछ तीन आएंगे। 25 नंबर की तो है आपके फार्मा, सॉरी पैथो, और 12 नंबर की जेनेटिक्स है। नॉन कैंसरस बिनाइन होता है, कैंसरस मेलिग्नेंट होता है। बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, धीरे धीरे ग्रो करता है ये, जबकि मेलिग्नेंट फास्ट ग्रो करता है, फास्ट एंड रैपिडली ग्रो करता है। बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज होता है, मतलब जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा, लेकिन मेलिग्नेंट क्या है, मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस मतलब कि स्प्रेड, एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा। ठीक है, फैलने के गुण पाए जाते हैं इसमें। यूजुअली हार्मलेस होता है, इसका कुछ ऐसा नुकसान नहीं होता, जबकि मेलिग्नेंट का हार्मफुल होता है, नुकसान होते हैं इसके। बिनाइन ट्यूमर है वो जो सेल है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है सेल में, जबकि मेलिग्नेंट में कैप्सूल एब्सेंट, यहाँ पे लिखो, मेलिग्नेंट में लिखो कैप्सूल एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं यहाँ पे आएगा, एब्सेंट। अब इसलिए अब कोई तो डायरेक्ट या पीडीएफ से देख लेते होंगे, तो ऐसे कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं, एब्सेंट कर देना इसको। ठीक है, मेलिग्नेंट में एब्सेंट होता है कैप्सूल। अब कैप्सूल से क्या समझ रहे हो आप, ये सर आप बोलोगे सर पूरे पॉइंट समझ में आ गए, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया पॉइंट। देखो ये पॉइंट इसलिए समझ में नहीं आया होगा आपके, ये हो गया बिनाइन ट्यूमर। ओके, इसके बाहर बहुत सारी सेल्स है, टिश्यूज़ है, इसमें क्या है, ये कैप्सूल है या फिर जो वाल है वो पाई है, प्रेजेंट है। तो जो ये ट्यूमर है वो बाहर नहीं फैलेगा, इन्वेसिव नहीं होगा, इन्वेड नहीं होगा, बाहर के जो टिश्यूज़ है या फिर जो भी सेल्स है उस पर आक्रमण नहीं करेगा, इन्वेसिव नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाया गया है कैप्सूल है। जबकि हम देखेंगे दूसरा, कौन सा, मेलिग्नेंट टाइप का। ठीक है, मेलिग्नेंट में ये हम ले लेते हैं दूसरी सेल्स के बारे में। ठीक है, तो मेलिग्नेंट में क्या है, ये देखो, जब कैप्सूल है नहीं तो ऐसे फैलता रहेगा, ये आगे चल जाएगा। ठीक है, फैलता फैलता इन्वेसिव हो जाएगा, इन्वेड कर देगा दूसरे में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आ गया बिनाइन ट्यूमर में, लिपोमा। लिपोमा क्या होता है, ट्यूमर ऑफ लिपिड, एडेनोमा हो गया, फाइब्रेनोमा हो गया, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ट्यूमर ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग है, अलग अलग। ट्यूमर ऑफ फाइब्रस हो गया। ठीक है, ये से इसके एग्जाम्पल याद रखें। फिर आता है रूट ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस पढ़ लिया। अब मेटास्टेसिस के रूट क्या क्या है, कैसे फैलता है, देयर आर 4 रूट्स, 4 रूट से, मतलब कि मेटास्टेसिस यानी कैंसर या ट्यूमर है इसके फैलने के रास्ते वे पाथवे ऑफ ट्यूमर्स के क्या क्या रास्ते हैं, कैसे फैलता है ये। तो मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच कैंसर सेल्स स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी साइट टू डिस्टेंट ऑर्गन्स। डिस्टेंस ऑर्गन मतलब कि दूर के ऑर्गन। ठीक है, दूर के ऑर्गन्स तक, जहाँ पे ओरिजिन हुई है वहाँ से दूर के ऑर्गन्स तक फैलता है, वो होती है मेटास्टेसिस पूरी प्रोसेस। अब ये 4 मेन रूट्स होते हैं इसके, कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हो गया लिम्फेटिक स्प्रेड, पहला हो गया लिम्फेटिक। अब नाम से पता चला है जो किससे फैले, बाई लिम्फ, जो कि लिम्फ से फैल रहा है। दूसरा आता है हेमेटोजेनेसिस, ये ब्लड के थ्रू फैलता है। थर्ड हो गया ट्रांसक्यूलोमिक, तो ये किससे फैलता है, ये फैलता है अपने पास केविटी के थ्रू। पेरीन्यूरल, ये नर्व के थ्रू फैलता है। ठीक है, ऐसे 4 इसके रूट्स है। फर्स्ट देखते हैं अपन कौन सा, लिम्फेटिक स्प्रेड्स। लिम्फेटिक जो कि लिम्फ के थ्रू फैलता है। कैंसर सेल एंटर द लिम्फेटिक वेसल्स
एंड ट्रेवल्स टू रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो उसके पास में जो भी उसका रीजनल लिम्फ नोड्स होता है उसके द्वारा वो फैलता है लिम्फेटिक सेल में एंटर करके। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में एक्सिलरी लिम्फ नोड से उसके थ्रू फैलता है ये। ब्रेस्ट कैंसर आपने पढ़ लिया होगा, अगर ना पढ़ा होगा तो पैथो सेकंड में देख लेना या फिर एमएसएन सेकंड में देख लेना, ब्रेस्ट कैंसर में पता रखा है पूरा। सीन कॉमनली इन एपिथेलियल ट्यूमर्स। ओके, फिर आता है हिमेटोजेनेसिस, हिमेटोजेनस स्प्रेड। तो ये बाई ब्लड वेसल्स के थ्रू फैलता है। ब्लड वेसल्स में भी कौन सी, वेन, वेन के थ्रू फैलता है। क्यों? वेन की जो वाल है वो थिन होती है, दीवार पतली होती है। अब इसमें भी स्पेशल जो कि रिच ब्लड सप्लाई करती हो, ऐसी वेन जो रिच ब्लड सप्लाई करती हो, जैसे लीवर और लंग्स के कैंसर हो गए। ट्रांसक्योलोमिक स्प्रेड में किसके थ्रू फैलता है? बॉडी कैविटी के थ्रू, स्प्रेड इनटू बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी में कौन कौन सा आ गया? पेरिटोनियल बॉडी कैविटी आ गई, एब्डोमिन, प्लूरल में आ गया लंग्स, लंग्स कैंसर हो सकता है, हार्ट आ गया, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें वो आ सकता है अपने ओवरी कैंसर हो गया। पेरीन्यूरल में आता है बाई नर्व, नर्व शीथ के थ्रू स्प्रेड होता है। कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं? हेड कैंसर हो गया, नेक कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया। तो ये इसके हो गए। एक और आपके पास पाया जाता है, ये 4 रूट हो गए। इनके अलावा एक तरीके से और कैंसर फैल सकता है, जैसे कि हम सर्जरी कर रहे हैं, सपोज सर्जरी कर रहे हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो वो कैंसर की हमने सर्जरी करी, तो सर्जरी के टाइम पर या ट्रीटमेंट के टाइम पर वो कैंसर दूसरे सेल के साथ चिपक जाए, अटैच हो जाए नॉर्मल सेल के साथ, तो उस रास्ते से फैल सकता है ये, ठीक है। एक्स्ट्रा पाथवे हो गया वो। फिर आता है कार्सिनोमा इन सिटू, टॉपिक है आपके कार्सिनोमा इन सिटू। अब देखेंगे हम फैलता कैसे है। कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है? CIS, क्या है? CIS, कार्सिनोमा इन सिटू। तो देखिए, कार्सिनोमा से आप समझ रहे हो कैंसर हो गया। इन सिटू का मतलब होता है नॉर्मली कि जहाँ पे हुआ है वहीं रहेगा, ठीक है। जैसे अगर ब्रेस्ट में हुआ है, ब्रेस्ट के में हुआ है, एग्जाम्पल भी आता है इसमें ब्रेस्ट का, कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर में आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, ये ब्रेस्ट कैंसर में होता है। तो ये जहाँ पर हुआ है भाई, कार्सिनोमा का मतलब तो हो गया कैंसर, इन सिटू का मतलब हुआ है कि जिस जगह पे हुआ है वहीं पर रहेगा, ओके। जैसे ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट में ही रहेगा, फैलेगा नहीं। कार्सिनोमा इन सिटू इज अ वेरी अर्लियर स्टेज ऑफ द कैंसर। कार्सिनोमा इन सिटू क्या है? बहुत पहली स्टेज होती है कैंसर की, वेयर एबनॉर्मल सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन लेयर वेयर दे स्टार्टेड, ठीक है। दे हैव नॉट स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यू, पास के टिश्यूज में नहीं फैलता। इट बिकम इन्वेसिव कैंसर इफ अनट्रीटेड, अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो इन्वेसिव बन सकता है, यानी फैलने वाला बन सकता है। इट इज़ प्री इन्वेसिव, भाई इन्वेसिव के पहले है तो प्री इन्वेसिव हो गया, और प्री मेलिग्नेंट होता है। इट्स नॉट येट इन्वेसिव, अभी तक इन्वेसिव नहीं है। इसे अगर हमने जल्दी क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, जल्दी हमने इसका पता लगा लिया, तो हम इसको, इस कैंसर को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, पूरा इसका इलाज कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पेशेंट, उसके कैंसर होता कैसे? पहले हो गई नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के बाद में उस कुछ हमने ऐसा उसको एनवायरनमेंट दिया, या फिर उसने सेल के पास ऐसा एनवायरनमेंट आया, जैसे स्मोकिंग आई, स्मोकिंग करी, नॉर्मल सेल है, स्मोकिंग करने के बाद में हाइपरप्लेजिया कंडीशन आएगी। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, ओके, सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। हाइपरप्लेजिया के बाद में डिस्प्लेजिया होगा। डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया क्या होता है? अभी देखा था हमने, डिस्प्लेजिया में एबनॉर्मल अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। डिस्प्लेजिया की कंडीशन है। डिस्प्लेजिया की कंडीशन के बाद में आता है कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू क्या है कि जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। अगर हमने इसमें पता लगा लिया, कैंसर का डिटेक्ट कर लिया, तो हम इसका इलाज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं इसको। अगर नहीं लगाया तो ये इन्वेसिव कैंसर में चेंज हो जाएगा, ओके, फिर वही ट्रीटमेंट चलेगा आपके। तो ये होती है पूरी कैंसर की ऑन्कोजेनेसिस या कार्सिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या? कार्सिनोजेनेसिस। कैंसर कैसे होता है, या फिर ऑन्कोजेनेसिस बोलते हैं, कार्सिनोजेनेसिस बोलते हैं, लिख देना साइड में। अब देख लिया, पहले नॉर्मल सेल है वो हाइपरप्लेजिया में बदलेगी, फिर डिस्प्लेजिया में बदलेगी, फिर कार्सिनोमा इन सिटू में बदलेगी, फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा में चेंज होगी, ओके। आगे चलते हैं अपन गैंग्रीन। अब सुनो, क्या देख लिया हमने? तो सर हमने देख लिया
सेलुलर अडेप्टेशन देख लिया कंप्लीट। इसके बाद में आपने हमें बता दिया, ये कंप्लीट बता दिया बिल्कुल। अब बचा क्या है, अब बचा सिर्फ एक तो ये और एक बच रहा है ये बस, और ये भी बच रहा है, 3 चीज़ें और बच रही है, बिल्कुल बताएंगे। देखिए अब बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशन हो गया, सेल इंजरी के बारे में बात करते हैं। सेल इंजरी क्या होती है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, चलो सेल इंजरी कर लेते हैं। सेल इंजरी में सबसे पहले आता है अपने पास गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन आपके 3 टाइप का होता है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, गैसेस। फर्स्ट आता है गैंग्रीन्स में। गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज। गैंग्रीन क्या है, डेथ ऑफ बॉडी टिश्यूज है। क्यों होती है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इस्टेमिया बोलते हैं, ऑफन विद कंबाइंड विद इन्फेक्शन। ओके, गैंग्रीन कैसे होता है, गैंग्रीन या तो इस्टेमिया से होगा या फिर इन्फेक्शन से भी होगा या फिर दोनों से होगा, ये होता है गैंग्रीन। इससे क्या होता है, बॉडी टिश्यू है, बॉडी उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, इट इज़ यूजुअली अफेक्टेड द, वैसे तो एक पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, एनी वेयर इन द बॉडी, बट यूजुअली लिम्ब्स को अफेक्ट करता है। लिम्ब्स में अंगूठा आ गया, ठीक है, फिंगर आ गई, लेग्स आ गया, इनको ये अफेक्ट करता है। इट्स ऑफन ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस का कॉम्प्लिकेशन है। इट्स ऑफन ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है हम देखेंगे अभी, वो भी सेल डेथ ही है। कॉज ऑफ गैंग्रीन, गैंग्रीन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अभी हमने देखा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई यानी इस्टेमिया, एक हो गया इन्फेक्शन, तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इस्टेमिया हो गया इसके कारण कॉजेज, एक हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक हो गया इंजरी, डायबिटीज़ या ब्लॉक्ड आर्टरीज। आर्टरीज क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गई। अब ब्लॉक्ड हो गई तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी तो इस्टेमिया होगा, इस्टेमिया होगा तो गैंग्रीन होगा या नेक्रोसिस होगा या फिर इस्टेमिया होगा, इन्फेक्शन होगा। फर्स्ट आता है गैंग्रीन में ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, नो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होता इसमें, ये केवल इस्टेमिया के कारण फैलता है। ड्राई गैंग्रीन इस्टेमिया के कारण होता है, पहली चीज़, इन्फेक्शन नहीं होता है। स्किन बिकम ड्राई, स्किन ड्राई रहती है और ब्लैक हो जाती है, इसलिए इसके नाम दे दिया हमने ड्राई गैंग्रीन। ओके, क्लियर बॉर्डर बिटवीन डेड और लिविंग टिश्यूज। मान लीजिए हमारे हाथ में हुआ है ये ड्राई गैंग्रीन, तो जहाँ पर भी ये हुआ है वहाँ पर ही रहेगा, उसके पास में नहीं होगा, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक बॉर्डर सी बन जाएगी, क्लियर बॉर्डर टाइप बन जाएगी बॉर्डर, ठीक है, डेड में और लिविंग में। एग्जाम्पल का प्रोसेस होता है डायबिटीज फुट एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या होता है सर, बिल्कुल पढ़ेंगे इसके आगे का लेक्चर में, एथेरोस्क्लेरोसिस। वेट गैंग्रीन क्या होता है, वेट गैंग्रीन होता है इन्फेक्शन के कारण होता है और इस्टेमिया के कारण भी होता है, कोज इस्टेमिया प्लस इन्फेक्शन। टिश्यूज है जहाँ पर ये हुआ है, ड्राई गैंग्रीन हुआ है, जो भी डेड टिश्यूज है वो स्वेलन हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, पस और बैड स्मेल आएगी उसमें से, स्प्रेड रैपिडली, लाइफ थ्रेटनिंग होता है ये। नो क्लियर लाइन, भाई इसमें लाइन नहीं है तो ये स्प्रेड होगा, फैलेगा, अगर लाइन होती है तो ये नहीं फैलता। डेड इन लिविंग टिश्यूज, एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर इंजरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर इंजरीज। फिर आता है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किससे होता है, ये होता है इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, एनोरोबिक, जो कि O2 की एब्सेंस में पाया जाता है, O2 की अनुपस्थिति में पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस गैस इन द टिश्यू, बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे टिश्यूज है उसके अंदर गैस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। गैस प्रोड्यूस कर देगा तो क्या क्या होगा, गैस प्रोड्यूस कर देगा तो मायोनेक्रोसिस हो जाएगा। मायोनेक्रोसिस क्या होता है, मसल नेक्रोसिस, मसल टिश्यूज है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, क्रैकलिंग साउंड आएगी हमें, ठीक है। गैस बबल्स, गैस भाई टिश्यूज के अंदर गैस से प्रोड्यूस कर देगा तो बबल्स होंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स हो जाएगी और इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये होता है पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है, जो को हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका डीप वुंड इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम, जो कि क्या होता है, सॉइल बैक्टीरिया होता है और एनरोबिक होता है। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट ये करेंगे हम, जहाँ पर भी हुआ है वहाँ की सर्जरी कराओ, जहाँ भी हुआ है सर्जरी कराओ और डेड टिश्यू को रिमूव कर दो, सर्जरी करा के उसको रिमूव कर दो, या फिर अगर एम्पुटेशन अगर जरूरी हो तो एम्पुटेशन करो। अब एम्पुटेशन क्या होता है सर, बताने की जरूरत है नहीं है, पता है भाई, एम्पुटेशन मतलब कि काट कर अलग करना, किससे, पूरे पार्ट को, हाथ को या पैर को, कोई भी जहाँ पे हो। एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ऑक्सीजन टू किल बैक्टीरिया एंड हील टिश्यूज, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अब ऑक्सीजन क्यों करेंगे, क्योंकि अभी बताया कि जो क्लोस्ट्रीडियम है
क्लोस्ट्रिडियम क्या होता है, O2 की एब्सेंस में, O2 की एब्सेंस में काम करता है, O2 की एब्सेंस में पाया जाता है। तो अगर इसको मारना है तो O2 दो, इसको O2 देंगे तो ये मर जाएगा, किल हो जाएगा। रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो रिस्टोर करेंगे वाया वेन्स या सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस मतलब कि बैक्टीरिया एंटर टू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया चला जाए, अगर टॉक्सिन या चला जाए तो टॉक्सेमिया हो गया। एम्पुटेशन क्या होता है, एम्पुटेशन भी कर सकते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशन है टू प्रिवेंट स्प्रेड, फैलने से रोकने के लिए। शोक एंड डेथ इफ अनट्रीटेड, शोक आ सकता है और डेथ हो सकती है पेशेंट की अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो। फिर आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, ये भी वही सेल डेथ है। क्यों, क्योंकि टॉपिक ये चल रहा है आपके सेल डेथ या इंजरीज। तो इट इज़ अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ सेल्स टिश्यूज इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली ड्यू टू, क्यों होता है, स्टेमिया और इन्फेक्शन या टॉक्सिन के कारण होता है। वही कारण है इसके, वही कारण उसके। इट ऑलवेज पैथोलॉजिकल, एबनॉर्मल एंड इरिवर्सिबल। सेल स्वेल, जो सेल है, कोशिका है, वो स्वेल हो जाएगी, सूज जाएगी, सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी एंड रिलीज, और उसमें से रिलीज हो गया क्या, इन कंटेंट्स कोजिंग, रिलीज देयर कंटेंट्स कोजिंग इन्फ्लामेशन सराउंडिंग टिश्यूज। ठीक है, उसमें से इन्फ्लामेशन हुआ है, उसके उससे क्या होगा, कुछ कंटेंट रिलीज होगा, सब्सटेंस है वो रिलीज होगा। क्यों होता है ये, तो देखा हमने, या तो इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, स्टेमिया हो जाए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए, टॉक्सिन और केमिकल हो, रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, इम्यून रिएक्शन के कारण भी हो सकता है। अब इम्यून रिएक्शन में क्या आ सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आ सकता है। कैरियोलाइसिस, माइक्रोस्कोपिक अगर हम देखेंगे इसको, जहाँ पे अगर नेक्रोसिस हुआ है उसको हम देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, कैरियोलाइसिस मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, तभी तो नाम दिया हमने प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब प्राचीन, कैरियोट्स मतलब कि न्यूक्लियस। तो जो कैरियोट्स है मतलब कि न्यूक्लियस है, वो क्या होगा, लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, लाइसिस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सेल स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन अराउंड डेड सेल्स, डेड सेल के चारों तरफ क्या इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एसिनोफिल साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ओके, इयोसिनोफिलिक। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, अब नेक्रोसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं देखो। तो नेक्रोसिस के टाइप्स होते हैं सर, फर्स्ट आता है कोगुलेटिव्स। कोगुलेटिव्स मतलब कोगुलेशन हो गया एक तरीके से। सेल सेप्ट प्रिजर्व, सेप्ट तो क्या होती है, प्रिजर्व रहती है इसकी। होता क्यों है, ये हो गया कोजेस। कोजेस हो गया स्टेमिया और हाइपोक्सिया के कारण होता है ये। हाइपोक्सिया क्या होता है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, और स्टेमिया की ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ब्लड के थ्रू। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, हार्ट इन्वॉल्व होता है, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया। ठीक है, लिक्वेफेटिक, लिक्वेटिव, लिक्विफेटिव्स नेक्रोसिस कौन कौन से होता है, उसमें ब्रेन, पसिन, एब्सस ये इन्वॉल्व रहते हैं ऑर्गन्स। इसके साथ ही होता क्यों है ये, तो नेक्रोटिक एरिया कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जहाँ भी हुआ है नेक्रोसिस वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेमिया एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्यों होता है ये, स्टेमिया के कारण और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है अपीयरेंस ऑफ चीजी वाइट नेक्रोटिक एरिया, जहाँ भी हुआ है वो एक चीजी वाइट, एक चीज़ की तरह वाइट नेक्रोटिक एरिया होता है, वहाँ पे प्रतीत होता है, में अपीयरेंस होता है, अपीयर होता है। अब देख, जैसे हमने टीबी पढ़ी थी, ठीक है, टीबी देखा था हमने, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में हमने देखा था कि पैथोफिजियोलॉजी में देखा था, चीज़ी लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसमें, तो वो यही है। लंग्स, लिम्फ नोड्स एंड स्किन इसमें अफेक्टेड रहती है। फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस में क्या होगा, जो एंजाइम्स होते हैं वो फैट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इम्यून इमीडिएट हो जाता है, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है इसमें। और ब्रेस्ट में, पेनक्रियाज में इसमें ये देखने को मिलता है फैट नेक्रोसिस, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट्स में फैट पाया जाता है वहाँ उस एरिया में देखने को मिलता है। फिर आता है गैंग्रीनस। गैंग्रीनस जो अभी हमने गैंग्रीन पढ़ी है वही गैंग्रीनस है, क्योंकि देखा था कि गैंग्रीन क्या है, एक तरीके की नेक्रोसिस है, लार्ज एरिया ऑफ नेक्रोसिस। टाइप्स क्या हो गया, ड्राई, वेट एंड केस, स्टेमिया विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिम्स एंड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये इन्वॉल्व रहते हैं, इन्वॉल्व ऑर्गन्स है, इसके कारण होता है स्टेमिया और ब्लड बैक्टीरियल के कारण। ये टाइप देख लिया हमने। ओके, सेल इंजरी या सेल डेथ है, वो टॉपिक भी हुआ आपके। अब आता है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस एम्बोलिस। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे ट्रांसल्यूट एक्सड्यूट्स। ट्रांसल्यूट एक्सड्यूट है, वो भी ट्रांसल्यूट एक्सड्यूट से ये भी आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास और प्लेग या प्लग फ्रॉम द ब्लड विद ए अनइंटरप्टेड लिविंग सर्कुलेशन।
हुआ क्या है, जो ब्लड के अंदर क्या हुआ, एक सॉलिड मास का क्या हो गया, सॉलिड मास या प्लेग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, इन्फेक्शन या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। ठीक है, उसी टाइप का इसमें क्या है, फॉर्मेशन हो गया। अरे एग्जांपल देखा था हमने, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वही चीज़ है ये। ठीक है, वो होता है थ्रोम्बोसिस। साइट्स कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एनीवेयर इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कहीं भी हो सकता है, मतलब कि वही ब्लड में कहीं भी हो सकता है, जैसे कि कार्डियक चैम्बर हो गया, वाल हो गया, कस्प्स हो गए, आर्टरीज हो गई, इनमें हो सकता है ये। ओके, अब इफेक्ट्स ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस से हो क्या क्या हो सकता है, जैसे थ्रोम्बोसिस एक तरीके से क्लोट हो गया भाई, क्लोट बोल सकते हैं हम इसको, है ना, बिल्कुल क्लोट बोल सकते हैं हम इसको। तो जैसे कि ये थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो थ्रोम्बोसिस के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसिस के इफेक्ट्स हो सकते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है अभी देखेंगे, हमने इन्फेक्शन देख लिया, इन्फेक्शन भी देखेंगे अभी, लेकिन आपको पता है इन्फेक्शन क्या होता है, एमआई देखा हमने, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, इस्चेमिया, इस्चेमिया क्या हुआ, इस्चेमिया क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई के अंदर प्लेग बन गया था, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी, आर्टरीज से है या फिर जो वेन्स है, ब्लड वेसल्स से, उसके अंदर क्या हो गया था, प्लेग बन गया था, या फिर ब्लड रुक गया था, वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो इन्फेक्शन हो सकता है। गैंग्रीन अभी पढ़ाई है, गैंग्रीन हमने स्टेमिया वगैरह देखा था, लोकल एडिमा हो सकता है। ओके, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर थ्रोम्बोसिस होगा तो पेल थ्रोम्बस होगा, रेड थ्रोम्बस है, मिक्स थ्रोम्बस होगा, ये हमें देखने को मिलेगा मॉर्फोलॉजिकल में। अब थ्रोम्बोसिस भी दो टाइप का होता है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस मतलब कि जो आर्टरीज में हो रहा है, और वीनस थ्रोम्बोसिस जो कि वेन्स में हो रहा है। तो फॉर्म्स इन द आर्टरीज, कौन कौन सी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें हो तो वो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होगा। और अगर वीनस मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नाम सुना ना, उसमें हो तो वीनस थ्रोम्बोसिस होगा। एक हो गया फीमोरल थ्रोम्बोसिस में। अब ड्यू टू एंडोथेलियल इंजरी, होता क्यों है ये, तो एंडोथेलियल इंजरी के कारण होता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, जबकि वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ड्यू टू वीनस स्टेसिस, वेन से वो क्या हो जाए, स्टेसिस हो जाए, रुक जाए, वो ब्लॉकेज हो जाए। अगर ये हो जाए आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, तो क्या होगा आगे, मतलब इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, या इससे क्या हो सकता है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस से क्या हो सकता है, इस्चेमिया हो सकता है, इस्चेमिया इन्फेक्शन हो सकता है, और वाइटल ऑर्गन्स, वो एमआई वगैरह हो सकता है इससे। तो जबकि इससे क्या होगा, इससे एम्बोलिज्म होगा, एडिमा हो जाएगा और अल्सरेशन हो जाएगा। अब ये एडिमा चल रहा है, एडिमा होता क्या है, सिलेबस में भी है, चलो देख लेते हैं। एडिमा भी वही चीज़ है कि एडिमा क्या, एम्बोलिज्म भी वही चीज़ है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिटेच्ड intravascular solid liquid or gaseous mass that is carried in the circulation to a site distant from the site of origin. ओके, देखो अभी देखा हमने डीप वेन थ्रोम्बोसिस देख लेते, चलो ये कोई वेन है, वेन के अंदर ये क्या हो गया, थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बोसिस बन गया, ये थ्रोम्बोसिस बन रहा है, ये बन गया, चलो थ्रोम्बोसिस बन गया, ये बाहर क्या है, ब्लड वेसल से या वेन से, क्योंकि डीबीटी का हमने एग्जाम्पल लिया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, तो ये बाहर क्या है, वेन है, और ये अंदर थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बोसिस हो गया। अब एम्बोलिज्म क्या कह रहा है, एम्बोलिज्म है ना ये, हाँ, एम्बोलिज्म क्या कह रहा है कि डी अटैच्ड जो भी ये बना है अंदर, ये क्या हो जाए, डी अटैच्ड हो जाए, किससे, ब्लड वेसल्स से, जहाँ भी ये बना है वहाँ से डिटेच हो जाए, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। अभी करते हैं इसको सेपरेट, ये हो गया सेपरेट, ठीक है, ऊपर से हट गया ये, चलो हट गया तो ये क्या करेगा, अब ये तो आज़ाद हो गया, फ्री हो गया, तो ये इस सर्कुलेशन में घूमेगा, चक्कर करेगा ब्लड के थ्रू, इधर से उधर घूमेगा, तो यही क्या है, एम्बोलिज्म है। और घूमेगा तो दूसरे एरियाज़ में जाएगा, डिस्टेंट दूर के एरिया में जाएगा, जबकि बना कहाँ है, यहाँ पर बना है, यहाँ से वो दूसरे इलाकों में जाएगा, दूर जाएगा, तो वो होता है एम्बोलिज्म। डिफाइन डिटेच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड, इंट्रावेस्कुलर जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर है, सॉलिड लिक्विड या गैसेस मास जो भी बना है, that is carried in the circulation, जो कि carry in the circulation to a site distance from the origin sites, जहाँ पे ये बना है, ओरिजिन हुआ है, उससे दूर ये फैलेगा, दूर सर्कुलेशन में कैरी होगा। सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म के सोर्स क्या क्या है, तो हार्ट में हो गया लेफ्ट एट्रियम, आर्टरीज में हो गया इन एन्यूरिज्म क्या होता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, पढ़ा था हमने, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, ये डायलेट हो गया। वेंस, वेंस में आ गया पोर्टल वेंस एंड पोर्टल एरोटा। एरोटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स हो गया, मोस्ट कॉमन टाइप्स इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो भी देखा हमने, इसी का हमने एग्जांपल लिया था थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। ठीक है, आर्टेरियल एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म हो गया, इधर से हमारे पास एयर एम्बोलिज्म हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड का होता है पता है आपको? बिल्कुल सर, ये होता है एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में? ट्रांसड्यूट वर्सेस एक्सड्यूट्स के बारे में। ट्रांसड्यूट और एक्सड्यूट्स, ट्रांसुडेट, सॉरी ट्रांसड्यूट नहीं है, ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सडेट। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट क्या होता है? एक टर्म है, एक पैथोलॉजिकल टर्म है, जिसका मतलब है कि बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, स्पेशली कब यूज ली जाती है? जब कोई भी एरिया है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी जगह है स्पेस है, वहाँ पर बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, बॉडी फ्लूइड भर जाए। जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, एसाइटिस होता है। एसाइटिस क्या होता है? कहाँ पे हो? एब्डोमेन में। ठीक, वो होता है, उस टाइम पर हम इस टर्म को काम में लेते हैं। अब इसको हमने क्या किया, डिफरेंस देख लें इनका। डिफरेंस देखते हैं तो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, दो अलग अलग हमने कॉलम बना लिए। फर्स्ट आता है ट्रांसुडेट्स। ट्रांसुडेट कब क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब कि, हाइड्रो मतलब देखा ना हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है H2O2। तो एक तरीके से देख सकते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ओस्मोटिक प्रेशर, एक लाइन और जोड़ सकते हैं अपन, ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो होता है ट्रांसुडेट्स। जबकि एक्सुडेट्स कब होता है? इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। एक काम करो, यहाँ पे तो आप ये लाइन लिख दो, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए। जबकि हम इधर देखेंगे केवल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हुआ है? इंक्रीज हो जाए। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है भाई, अगर किसी को पानी से अगर डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ना। तो ऐसे याद करो आप, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो कैसा दिखेगा? ये वाटरी दिखेगा। अपीयर कैसा होगा? बिल्कुल वाटरी होगा। जबकि इधर इन्फ्लामेशन हो गया तो स्वेलिंग हो गई तो अंदर कुछ पस वगैरह आ गया तो ये थिक और क्लाउडी, बिल्कुल क्लाउडी दिखेगा, क्लियर दिखेगा। प्रोटीन का अमाउंट कितना होगा इसमें? इसमें लो होगा प्रोटीन का अमाउंट, 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, जबकि इसमें हाई होगा। ओके, ट्रांसुडेट है, इसमें सेल क्या होगी? कम होगी। ट्रांसुडेट में सेल क्या होगी? कम होगी, तो वाटरी होगा, पतला होगा, ज़्यादा सेल नहीं है। जबकि मेन इन्फ्लामेटरी सेल से, मेन इन्फ्लामेटरी सेल, यहाँ पे सेल ज़्यादा है तो थिक होगा, एक तरीके से गाढ़ा होगा इधर फ्लूइड्स। ओके, कहाँ देखने को मिलता है ट्रांसुडेट्स? ट्रांसुडेट देखने को मिलता है CHF, क्रोनिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम पढ़ेंगे एमएसएन सेकंड में, जबकि CHF आपने पढ़ ही लिया एमएसएन फर्स्ट में। एक्सुडेट है, एक्सुडेट में टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, इनमें देखने को मिलेगा। टीबी है, टीबी निमोनिया। अब इसमें अपन एग्जांपल क्या लिखते हैं? फ्लूइड कहाँ पे भरा? तो फ्लूइड भरा सर प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर गया, न्यूमोथोरेक्स है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलो सर आगे। फिर आता है इस्चेमिया। इस्चेमिया क्या होता है? इस्चेमिया मैंने आपको बता दिया कि भाई ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, इसलिए इस्चेमिया हो जाता है। इस्चेमिया से क्या होता है? मायोकार्डियल इस्चेमिशन और इस्चेमिक शॉक हो जाता है। अब ये आप देख लेना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको पहले ही, 2 स्लाइड है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। और इन्फेक्शन है, ये भी मैंने बता दिया आपको। इन्फेक्शन क्या होता है? वही डेड टिश्यू सेल एंड इन्फेक्ट। अब यहाँ पे क्या थोड़ी आवाज़ आ रही है डीजे की, साइड में कोई शादी वगैरह, इसलिए। तो इन्फेक्शन ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब आपको काम क्या करना है? एक काम ये करना है आपको, इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, आज के लिए इतना ही। ये आपके कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। राधे।